आज बहुत दिनों के बाद, या मैं कहूं कि बहुत महीनों या सालों के बाद, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि किसी इंडियन कप्तान को हमने ढंग की कप्तानी करते हुए देखा है। अब लेकिन क्या होता है कि जैसा मैंने वेस्ट इंडीज की सीरीज के दौरान भी कहा था, वही बात आयरलैंड की सीरीज के साथ भी है कि जब इस तरह की टीमों के साथ आपके मैच होते हैं तो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ जी, पाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। कि अब जैसे क्या हुआ वेस्ट इंडीज में, इन्होंने जिस तरह से नाक कटवाई अपनी, अगर ये वहां पे 10 के 10 मैच जीत जाते जो सीरीज में इनके थे, उससे इनको कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं था। लेकिन जिस तरह की खराब परफॉर्मेंस और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की घटिया कप्तानी की है, उससे अब हमको क्या समझ में आया कि ये किसी भी लायक नहीं है और ये नाक कटवा के आ गए वहां से। इसी तरह से अब जसप्रीत बुमराह ने जो पहले 2 मैचेस में इतनी बढ़िया कप्तानी की, तो उसके अब देखिए 2 पहलू हैं उसके। पहला तो ये कि अब आयरलैंड जैसी टीम के साथ अगर आप 3-0 से सीरीज जीत जाएंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कहीं हार गए तो गालियां भरपूर पड़ने वाली है। तो ये तो देखिए इन सीरीज में ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये है कि जो पहले मैच के बाद मैंने बात कही थी कि जसप्रीत बुमराह या फॉर दैट मैटर कोई भी बॉलर अगर आपकी टीम का कप्तान है तो ये कोई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। क्योंकि बॉलर देखिए, बॉलर के पास अपनी बॉलिंग को सुधारने का, अपनी बॉलिंग में दुनिया भर के चेंजेस करने का, डिफरेंट कंडीशंस में बॉल कैसे करनी है, क्या करना है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से कैसे बॉल डालनी है, ये सोचने का बहुत ज्यादा टाइम उसको लगता है उसमें। तो इस तरह से अगर आप उसी बॉलर को, जो कि आपकी टीम का स्ट्राइक बॉलर है, अगर आप उसको कप्तान भी बना देंगे तो फिर या तो वो अपनी बॉलिंग की धार खो बैठेगा या फिर वो टीम का कबाड़ा कर देगा। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने इन 2 मैचेस में बहुत ज्यादा कप्तानी को बहुत नए लेवल पे वो लेके गया है। आज के मैच में तो खैर देखिए आप, हालांकि जो पिछला मैच था, पहला मैच भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है, इंडिया की बॉलिंग तो हुई थी उसमें। बैटिंग भले ही बाद में 5 ओवर 6 ओवर ही हो पाई, लेकिन बॉलिंग तो हुई थी। तो कप्तानी जो देखी जाती है किसी भी कप्तान के क्रिकेट मैच में, तो वो बॉलिंग के दौरान देखी जाती है। फील्ड प्लेसिंग क्या, बॉलिंग चेंजेस क्या, सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से बॉलर्स को चेंज करना है, वो काफी अच्छा किया उसने। हालांकि अब इसमें यह हुआ कि आयरलैंड के शुरू के जो बैट्समैन थे, टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल भी अच्छी बैटिंग नहीं की। तो पहले मैच में भी और आज के मैच में भी तो टॉप के जो हमारे बॉलर्स हैं वो जरा टेस्ट नहीं हो पाए। अब ये कह लें कि हमारे टॉप के बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, तो प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह, इन लोगों ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आयरलैंड के बैट्समैन ने भी कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की। और जसप्रीत बुमराह का देखिए, जसप्रीत बुमराह का रनअप वगैरह ठीक लग रहा है, या उसकी बॉडी में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो फिटनेस से जूझ रहा था और वो इतने 300 दिन के बाद मैच खेलने आया है। लेकिन कुछ भी कहें, अभी उसकी बॉलिंग देखिए, कई बॉल तो उसने अंडर 130 डाली है, तो वो पीक स्पीड तो उसकी नहीं है। अब स्पीड आने में टाइम लगता है, फिटनेस के बाद आके मैच खेलना और इस तरह से इस रिदम में बॉलिंग डालना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि उसका बॉलिंग में जो वेरिएशन है वो काफी नजर आ रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक्यूरेसी के साथ अगर बॉलर बॉलिंग कर सकता है तो स्पीड की उतनी ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है, लेकिन आपका वेरिएशन कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड भी कम हो जाए और भुवनेश्वर कुमार की तरह आपका सारा वेरिएशन भी खत्म हो जाए। ना तो बॉल स्विंग हो रही है, ना सीम हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, और आपकी स्पीड भी 130 है। तो ऐसे में तो बॉलर की धुनाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह को हो सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फायदा कर रही हैं, इस वजह से भी उसकी बॉलिंग में मूवमेंट वगैरह है। और दूसरा, जसप्रीत बुमराह अपने आप में नाम बहुत बड़ा है, तो इस वजह से भी बैट्समैन कभी कभी प्रेशर में रहते हैं। ये हो सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन कुल मिला के जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी बहुत अच्छी की है इसमें। और इवन आप ये देखिए कि जैसे उसने शिवम दुबे से भी बॉलिंग करवाई। अब शिवम दुबे से इवन महेंद्र सिंह धोनी ने बॉलिंग नहीं करवाई आईपीएल मैचेस में।
तो ये बात तो मैं मानता हूं कि यहां पे भले देखिए ये T20 की जो सीरीज है आयरलैंड के साथ, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इसके प्लेयर्स कहीं आने जाने वाले नहीं है सिवाय जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, इन लोगों के। और कोई भी किसी का भी कोई प्रॉस्पेक्ट अभी नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आता मुझे, ना तो एशिया कप में और ना ही इसमें आता है, वर्ल्ड कप में तो सवाल ही नहीं उठता। अगले साल T20 के लिए जो होगा तो वो तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है, उसके लिए आप इस सीरीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को एशियाड नहीं, ये एशिया कप ये और वर्ल्ड कप में कंसीडर कर लिया जाए, जो कि मुझे लगता है कि जिस तरह का रिदम अभी उसका दिख रहा है उस हिसाब से उसको किया जाना चाहिए। हालांकि वो मेन टीम में तो आने से मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबिलिटी है उसकी, क्योंकि मेरे लिए तो इंडिया की टीम में चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो और चाहे वर्ल्ड T20 हो नेक्स्ट ईयर का, मेरी नजर में 3 टॉप बॉलर्स जो इंडिया के हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। इन 3 के अलावा कोई चौथा बॉलर, फास्ट बॉलर मेरी नजर में है ही नहीं। और बस 3 बॉलर्स ही हमको चाहिए। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और बाकी जो भी फिट हो जाता है, दीपक चहार फिट हो जाए या जो भी फिट हो जाए, वो रहेंगे एक्स्ट्राज में। वो स्टैंड बाइज के तौर पे कि जब मेन 3 बॉलर्स में से कोई अनफिट होता है या किसी को रेस्ट चाहिए या कुछ है, तब इन लोगों का नंबर लगना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से बॉलिंग इन दोनों ने की है, इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक ही चल रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये लोग एशिया कप में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अभी इनका कैंप भी लगने वाला है। और कप्तानी के बारे में मैं फिर से कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान एज अ कैप्टन नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ के सिलेक्टर्स जिस तरह की वो बातें करते हैं, उससे तो मुझे इनका कोई भी भरोसा ही नहीं है। ये कुछ भी बेवकूफी का काम कर सकते हैं और हम लोग अपने बाल नोचते रह जाते हैं कि ये लोग ये किया क्या है इन लोगों ने और ये कैसे कर सकते हैं। और आप देखिए, जसप्रीत बुमराह ने एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपना रोल अच्छी तरह से पूरा किया। शिवम दुबे से भी बॉलिंग करवाई, वाशिंगटन सुंदर से भी बॉलिंग करवाई, रवि बिश्नोई से पूरे ओवर करवाए, अर्शदीप सिंह से करवाए। और एक बात और है, आज के मैच में किसी ने भी नो बॉल नहीं डाली। तो हालांकि नो बॉल में तो हमारे अर्शदीप सिंह जो है वो मास्टर हैं, आज उसने भी नो बॉल नहीं डाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि आज मुझे खुशी इस बात की हुई कि उसने वो नालायक पाकिस्तानी शाहिनशाह अफरीदी का सेलिब्रेशन पूरी तरह से कॉपी नहीं किया। हालांकि उसको विकेट एक ही मिला, उसमें भी उसने वो सेलिब्रेशन शायद वो करने जा ही रहा था, लेकिन आधा ही सेलिब्रेशन उसका किया। वो जितनी जल्दी वो शाहिनशाह अफरीदी के सेलिब्रेशन से छुटकारा पा लेगा, मेरे ख्याल से उसकी रिदम वापस आ जाएगी। ये भी देखिए, मैं बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता। वो नालायक पाकिस्तानी का सेलिब्रेशन कॉपी करने से बेहतर है कि तू चिल्ला चिल्ला के सत श्री अकाल ही बोल दे विकेट लेने के बाद। अरे पागल आदमी है क्या, तुझे वही आदमी मिला है उसका सेलिब्रेशन कॉपी करने के लिए? मुझे तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है उसके ऊपर, कहां से पकड़ के लाया वो। खैर चलिए, आज इन लोगों ने टॉस तो ये लोग हार गए, बैटिंग इनकी पहले आ गई। हालांकि बुमराह ने कहा कि हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे। बैटिंग हालांकि इन्होंने कोई मजेदार नहीं की। मैं फ्रेंकली आपको बताऊं तो बैटिंग में कुछ मुझे ज्यादा मजा नहीं आया इंडिया की। अच्छा, मजा इसलिए नहीं आया कि शुरू में ये लोग, जब देखिए आप बैटिंग करने का सोच रहे हैं, आप टॉस हारे या जीते, लेकिन डिसीजन तो आपकी मर्जी का ही हुआ कि आपको बैटिंग करने को मिल गई, आप बैटिंग करना चाहते थे। लेकिन उस हिसाब से इन लोगों ने बैटिंग अच्छी नहीं की। मैं हालांकि इसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो अपना यशस्वी जायसवाल ने आज जो किया, जैसे कि पहले मैच के बाद मैं देखिए आपसे ये कह रहा था, जब इसने 23 बॉल में 24 रन बना के आउट हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। यशस्वी जायसवाल का रोल ये बिल्कुल भी नहीं है और ये भले 10 बॉल में 18 रन बना के आउट हो जाए। और आज एग्जैक्टली उसने वही किया, उसने 10 बॉल में 18 ही बनाए और 11वीं बॉल पे वो आउट हो गया। तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है मुझे, क्योंकि कोई बैट्समैन वहां पे खड़ा रहे और उसके बाद पूरा टाइम वेस्ट करके और 23 बॉल में 24 रन बना के चला जाए, तो वो टीम को बिल्कुल ही गड्ढे में छोड़ के जाता है।
तो ये बिल्कुल किसी भी बैट्समैन को नहीं करना चाहिए। और T20 में इतना स्कोप है नहीं किसी के पास 23-24 बॉलें खराब करने का। 23-24 बॉल में तो मैच इधर का उधर हो जाता है। या तो आप फिर वो रिंकू सिंह की तरह करो कि वो 15 बॉल में उसने 15 रन बनाए, लेकिन उसके बाद उसने 21 बॉल में 36 कर दिए। तो इस तरह की या तो बैटिंग होनी चाहिए आपकी कि 21 बॉल में आपने बाद में 38 रन बना दिए। तो वहां पे जाके उसने इम्पेटस जो लेके आया है उसकी वजह से मैच चेंज हुआ और अल्टीमेटली उसको मैन ऑफ द मैच भी मिला। क्योंकि आप देखिए इंडिया का पहला विकेट गिरा 3.4 ओवर्स में 29 रन पे। फिर दूसरा तो तिलक वर्मा बिल्कुल आते ही आउट हो गया। तिलक वर्मा की तो ये बिल्कुल नाइटमेयर टाइप की सीरीज हो गई। पहले मैच में भी वो 0 पे आउट हुआ और दूसरे मैच में भी 0 पे आउट हो गया। तो 0 पे क्या 1 रन पे आउट हो गया। लेकिन अब आप देखिए जनता की भी ना जो सोच है वो इतनी शॉर्ट टर्म होती है कि अभी वो तीसरे मैच में अगर फेल हो गया ना तो उसको टीम से निकालने की बातें होने लग जाएंगी। अभी वो 3 मैचेस में उसने स्कोर क्या किया था कि उसको वर्ल्ड कप खिलाने की बात करने लगे थे। तो जनता और फैंस जो हैं वो हमारे इमोशनल ज्यादा होते हैं, इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। संजू सैमसन ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की। संजू सैमसन ने बहुत दिनों बाद थोड़ा दिल खुश किया है कि उसने वो किया जो उससे एक्सपेक्टेड था और जो उसको खुद को जिंदा रखने के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर ये इन मैचेस में रन नहीं बनाएगा तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फेवर हो जाएगा। फिर उसके बाद तो मुझे लगता है कि 3 साल तक उसका कोई नाम ही नहीं लेने वाला है। लेकिन आज के मैच में उसने अच्छी बैटिंग की और 105 तक लेके गया। ऋतुराज गायकवाड़ का मुझे अच्छा समझ में ऐसा आता है कि वो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का रोल बिल्कुल डिफाइंड है। यशस्वी जाके बैंग बैंग करेगा और ये अपना गायकवाड़ अपना रोक के खेलता रहेगा जिस तरह से आईपीएल में करता है। और आज उसने ठीक ठाक बैटिंग की। लेकिन एक टाइम ये था कि 12 ओवर में इनके 105 रन पे 3 विकेट थे जब संजू सैमसन आउट हुआ और उसके बाद थोड़ा सा फंस गई थी टीम। उसके बाद 129 रन पे जब ये 15वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुआ है तो 15 ओवर में 129 रन मतलब ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। सिर्फ 8 का और मतलब 8.5 से थोड़ा सा ज्यादा का रेट था। लेकिन इस मैच इस विकेट के ऊपर इतना स्कोर कोई सफिशिएंट नहीं होने वाला था। तो आखिरी में जाके शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों ही थोड़ा फंस फंस के खेल रहे थे और दोनों का एक तो इसका तो 100 के नीचे ही रेट चल रहा था स्ट्राइक रेट शिवम दुबे का और वो भी 100 पे ही खेल रहा था। लेकिन उसके बाद के जो आखिरी के 2 ओवर में इन लोगों ने 42 रन ठोके हैं और वो भी उसमें खासतौर पे रिंकू सिंह ने जो शुरुआत की है तो वो काफी रिमार्केबल उन लोगों ने पिटाई की। और उसके बाद ही जब 18 ओवर में इनके कुछ 144 कितने रन थे और बाकी आखिरी के 2 ओवर्स में इन लोगों ने 42 रन मारे हैं तो 185 रन हुआ। और 100 देखिए अब वही 165, 170 और 185 इसमें काफी डिफरेंस हो जाता है। 170 का स्कोर सामने वाली टीम को लगता है कि हम मैच में हैं और 185 में लगता है कि यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो वही चीज जो होती है। और दूसरी बात आखिरी के 2 ओवर में जब 42 रन पड़ते हैं और बॉलर्स एकदम असहाय से होके ऐसे दिखने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या मतलब बहुत ज्यादा रन पिट गए, तो वो मोमेंटम शिफ्ट इसी को बोलते हैं कि मोमेंटम फिर बैटिंग करने वाली टीम के साथ चला जाता है और सामने वाली टीम के जिसके बॉलर्स की इस तरह से धुनाई हुई है उनके कंधे थोड़े से गिर जाते हैं। तो वही हुआ बाद में जिस तरह से ये लोग बैटिंग करने आए आयरलैंड वाले। और एक तो इनकी मुझे लगता है कि प्लानिंग ही बड़ी गड़बड़ है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाहिए, इनको क्या नहीं करना चाहिए। उसी हिसाब से इन लोगों ने आज भी बैटिंग की पहले मैच की तरह और इनका तो पत्ता ही साफ हो गया एकदम। पहला वो इनका कप्तान पॉल स्टर्लिंग 19 रन पे आउट हो गया, दूसरा भी 19 रन पे आउट हो गया। वो लोकान टकर को पता नहीं क्या हो गया है, वो तो दोनों मैच में 0 पे आउट हो गया। उसकी भी हालत तिलक वर्मा जैसी हो गई है। हालांकि तिलक वर्मा की गलती नहीं है उसके आउट होने में, ठीक है आज तो उसने शॉट मारने की कोशिश की, पहले मैच में तो फ्रीक आउट हो गया वो। लेकिन ये टकर तो अपना पता नहीं शायद ये बल्ला घुमाता हुआ आता है कि आज तो मैं बॉल के 2 टुकड़े कर दूंगा और अपने आप को चांस देने को ही तैयार नहीं, जबकि वो अच्छा बैट्समैन है, हमने पहले देखा हुआ है उसको। तो अब इस लिहाज से क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। और फिर उसके बाद 28 रन पे हैरी टेक्टर भी आउट हो गया, 63 पे कैम्फर आउट हो गया। फिर मतलब एक बेचारा बलबर्नी ही लगा रहा
कंटिन्यूसली एक तरफ से वो पकड़ के चल रहा था और बाकी फिर किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। थोड़ा बहुत जो करते रहे, अल्टीमेटली जाके 152 रन पे ये लोग ऑल आउट हो गए। और ऑल आउट क्या मतलब 8 विकेट इनके हो गए, बना नहीं पाए रन। लेकिन किसी भी बैट्समैन ने अप्लाई नहीं किया सिवाय वलबर्नी के। वलबर्नी ने आज अच्छी बैटिंग की। वो पहले मैच में तो खैर बुमराह ने उसको बहुत अच्छी बॉल डाल के आउट कर दिया था, अदरवाइज ही इज अ गुड बैट्समैन। और पॉल स्टर्लिंग का मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, क्योंकि वजन तो उसका शुरू से ही इतना ज्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अभी मोटा हो गया है। वो पहले से भी इतना मोटा था, लेकिन शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है, लीन पैच से निकल रहा है। अदरवाइज वो अगर कुछ रन बनाता तो शायद नीचे वालों को कुछ और मनोबल उनका बढ़ता, जिससे वो कुछ कर पाते। लेकिन कुल मिला के इंडिया की एक तरह से वन साइडेड विक्ट्री ही हो गई। और कुल मिला के ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। कप्तानी जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी की। मैं फिर से ये बात कहूंगा कि कप्तानी बुमराह के अच्छी करने से कोई फायदा इंडिया को नहीं होने वाला है, क्योंकि बुमराह कभी भी इंडिया का परमानेंट कैप्टन नहीं बन सकता है, ना बनना चाहिए। और उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये जो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी मैंने ये बात कही है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे स्ट्राइक बॉलर के ऊपर सिवाय अपनी बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने के और कोई भी प्रेशर आए, तो अदरवाइज उसकी बॉलिंग अफेक्ट हो जाएगी। और बॉलिंग अफेक्ट हो गई, अगर बुमराह 100% फिट अगर है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर उसका कंसंट्रेशन कहीं और जाता है कप्तानी में, जिसकी वजह से उसकी बॉलिंग अफेक्ट होती है, तो ऐसी कप्तानी तो हमें उससे नहीं करवानी है। क्योंकि देखिए, सिर्फ कप्तानी के दम पे आप मैच नहीं जीत सकते। आपको मैच जीतने के लिए बॉलर्स चाहिए होते हैं, और हमारे स्ट्राइक बॉलर्स का हम इस तरह से माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप सिराज को उप कप्तान बना दें और बुमराह को कप्तान बना दें, टीम का कबाड़ा हो जाएगा बिल्कुल। तो लेकिन एट द सेम टाइम होता क्या है, अभी हमारे यहाँ हालत ये हो रही है कि या तो मतलब बुमराह या फिर रोहित शर्मा और वो बेवकूफ हार्दिक पांड्या। अब रोहित शर्मा ने भी बहुत ज्यादा निराश किया है कप्तानी से, इसके बारे में तो आप और हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या को तो उसका ईगो लेके डूबा हुआ है, और मुझे तो लगता है कि अगर किसी कोई जरा सा भी अगर लड़का थोड़ा सा इंप्रूव होके आता है एज एन ऑलराउंडर, तो हार्दिक पांड्या को भी रास्ता दिखाने का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि पहले तो मुझे इससे ये लगता है कि वो तो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही बाहर हो जाएगा। अभी नाम के दम पे कितना चलेगा, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। वर्ल्ड कप एक सीरियस इवेंट है, इसको एशिया कप में कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको भारी पड़ सकता है। और इसको अगर भारी नहीं पड़ेगा तो देश को भारी पड़ जाएगा। ये हमारे गले पड़ा हुआ है, तो इसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और अभी जो सिलेक्टर्स हैं या बीसीसीआई है, उन लोगों ने इसका रिप्लेसमेंट कोई तैयार किया नहीं है, ना इस बारे में मुझे लगता है कि कोई सोच रहा है। तो खैर चलिए, कुल मिला के इंडिया मैच जीत गई। कप्तानी बहुत अच्छी रही, सभी लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया। और तीसरे मैच में अब देखते हैं क्या होता है। कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि अब जसप्रीत बुमराह तीसरे मैच में रेस्ट ले लेगा। मुझे नहीं लगता, ना तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो रिदम में आया हुआ है शरीर, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। भले आप ओवर एक्सर्ट ना करें, लेकिन आपको रिदम के लिए बॉलिंग डालना तो जरूरी है, क्योंकि अभी तो आप 4 ही ओवर डाल रहे हो। अब एशिया कप और वर्ल्ड कप तो आपको 10-10 ओवर डालने हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो आइडियली 15 ओवर डालने की करनी चाहिए एक दिन में, तभी तो जाके आप 10 ओवर डाल पाएंगे। तो अभी 4 ओवर में तो रेस्ट लेने का सवाल ही नहीं उठता है कुछ। तो देखते हैं, चलिए क्या होता है। मिलेंगे तीसरे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।